हमारे प्रीवियस टॉपिक की तो टॉपिक चल रहा था ग्रेविटेशन और उसमें हमने अभी तक की डिस्कस कर लिया है अबाउट ग्रेविटी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में रिलेशन और उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी का वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमको क्या पढ़ना है? वेरिएशन पढ़ना है स्मॉल जी के। तो सिंपल सा बेटा, हमने डिफरेंस में पढ़ा था कैपिटल जी जो होता है कांस्टेंट होता है, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, मतलब होल यूनिवर्स में सेम रहता है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। फिर अगर आप बात करें स्मॉल जी की तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस क्या होती है, वेरी करती है, ठीक है। अब बात करेंगे फर्स्टली हम कि इफेक्ट ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। फर्स्टली हम क्या पढ़ेंगे? पहला है इसमें इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ द अर्थ। तो आप लोग जानते हैं बेटा कि जो अर्थ का शेप है वो सर्कुलर नहीं है, ठीक है ना। सर्कुलर ना होकर के कैसा शेप है? ओवल शेप है, ठीक है, अंडाकार शेप है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इधर का जो रेडियस है ये रेडियस ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अपर रेडियस, ठीक है ना। और उसे हम क्या बोलते हैं? पोलर रेडियस। इसे हम बोलेंगे नॉर्थ पोल, और ये बोलेंगे साउथ पोल। और ये जो होता है, ठीक है, सेंटर के जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। तो यहां पर ये जो रेडियस है वो पोलर रेडियस है, हम इसको लिखेंगे आरपी। और ये तुम्हारी रेडियस है, इक्वेटर की रेडियस है, उसे हम बोलेंगे आरई। तो ये जो रेडियस होती है इक्वेटर वाली रेडियस, ये पोलर रेडियस से हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। और जब ज्यादा होगी तो ग्रेविटी की वैल्यू जो है यहाँ से सेंटर से दूर जाएंगे तो यहाँ पर सबसे कम होगी और पोल्स पर क्या होगी? इससे ज्यादा होगी। तो याद रखना इक्वेटर पर जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? मिनिमम होगी, और पोल पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। तो लिख लीजिए the value of g, the value of small g maximum at pole, यानी पोल्स पर नॉर्थ या साउथ पोल पर क्या होगा बेटा? मैक्सिमम होगा। और ये फर्स्ट पॉइंट था। और सेकंड पॉइंट हमारा द वैल्यू ऑफ g, the value of g is minimum at equator। इक्वेटर पर क्या होगी? मिनिमम होगी। क्यों होगी बेटा? रीजन है यहां से सेंटर से हमने पढ़ा है ना कि जैसे ही हम जितनी दूर जाएंगे उतनी जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। m1 m2 अपॉन में r² पढ़ा। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी फोर्स उतना ही क्या हो जाएगा? कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम सेंटर से जैसे ही दूर जाएंगे तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम होगी। और g की वैल्यू इधर क्योंकि कम डिस्टेंस चलना पड़ रहा है तो यहाँ नॉर्थ पोल पर कम होगा, और इस पर साउथ यानी इक्वेटर पर ज्यादा चलना पड़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पोल पर याद रखना मैक्सिमम एंड
इक्वेटर पर मिनिमम। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड या above from the surface, ongoing above from the earth surface। तो सरफेस से ऊपर जाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा? तो सिंपली बेटा ये तुम्हारा एक्सप्रेशन हम प्रूव करवाएंगे क्लास 11th में, बट आपको अभी इतना जानना है कि जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, तो सिंपली ongoing above from the earth surface, value of small g decreases, ठीक है, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिक्रीजेस। रीजन अगर लिखना होगा तो ये लिख लेना g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, वैल्यू ऑफ g उसी के करस्पॉन्डिंग डिक्रीज होगा। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। चलिए इफेक्ट ऑफ डेप्थ देख लेते हैं। सी पोर्शन रहेगा कि अगर हम अर्थ सरफेस से नीचे जाएं तब क्या इफेक्ट होगा? सी इफेक्ट एट डेप्थ, अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे तब भी वैल्यू ऑफ स्मॉल जी क्या होगा? डिक्रीज होगी। ये सारे एक्सप्रेशन हमको विद प्रूफ करना है क्लास 11th में, बट अभी आपको बस केवल इतना जानना है कि वैल्यू ऑफ जी अगर सरफेस से नीचे जाएंगे अर्थ सरफेस से तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो लिखेंगे ऑनगोइंग बिलो from the earth surface लिख लेना डेप्थ, इन डेप्थ the value of small g decreases। क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आप लोगों को बताया। अब इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, पुट द हेडिंग equations of motion under gravity। यानी ग्रेविटी की कंडीशन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, ये आपको डिस्कस करना है। तो इसके भी दो केसेस हैं। फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट
ऊपर जा रहा है इस कंडीशन में इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, तो हमें पहले पता है इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन होता है s इज इक्वल सॉरी v इज इक्वल टू u प्लस at, यहां पर होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और यहां होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये होती है इक्वेशंस, ठीक है, क्लियर। अब बात करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट कहां पर जा रही है, अबव फ्रॉम द सरफेस, तो याद रखना बेटा जब ऊपर जाएगी तो वैल्यू ऑफ g क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती है, यानी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर भेजते हैं तो उसकी वैल्यू सॉरी उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, आप लोग बताइए। सिंपली बेटा डिक्रीज होगी, ऊपर जाएंगे तो स्पीड क्या होगी, कॉन्टिन्यूअसली स्पॉन्टेनियसली क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी इसका मतलब क्या है, जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्ड हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, तो जी कैसा यूज होगा, माइनस का यूज होगा, तो याद रखना। और ये है एक्सेलरेशन, यानी एक जगह हम जी यूज करेंगे और वो कैसा यूज करेंगे, माइनस का, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। थर्ड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर s यूज करते थे, डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन यहाँ पर क्या यूज होगा, h यूज होगा, क्योंकि h हाइट ऊपर जाएगी ना ऑब्जेक्ट, बोलो बेटा, तो इसलिए h हाइट ऊपर जा रही है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर यूज होगा क्या, h, s की जगह क्या यूज होगा, h यूज होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं जब कोई ऑब्जेक्ट एबव फ्रॉम द सरफेस मूव कर रही होगी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें d, इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट कमिंग टुवर्ड्स अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस की तरफ आ रही है, यानी इस तरह सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में जी क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज ही होगी, जी क्या होगा, पॉजिटिव यूज होगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर बेटा हम यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करेंगे तो नीचे जाएगी, तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि ऊपर जाने पर डिक्रीज होती, तो नीचे जाने पर क्या होगी, इंक्रीज होगी ऑब्वियसली। लेकिन अर्थ सरफेस के नीचे नहीं जाना है, अर्थ सरफेस के नीचे जाएंगे तो फिर वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिक्रीज होगी, मतलब माइनस यूज होगा, याद रखना। अगर ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस की तरफ आ रही है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ जी हमेशा पॉजिटिव यूज करेंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा h इज इक्वल टू u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ये सारी इक्वेशंस हैं, आप लोग फटाफट से नोट कर दीजिए। चलिए, अब हमें पढ़ना है अबाउट मास एंड वेट। अक्सर मास और वेट में हम कंफ्यूज रहते हैं कि मास किसको कहें और वेट किसको कहें, क्योंकि हम पढ़ते हैं मास
है हमारा, जबकि ऐसा नहीं है। वेट का मतलब होता है कि जो फोर्स लगाया जाता है बाई अर्थ, किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है mg, वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट का वेट होता है। बट अगर हम मास करें, मास कहें तो वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है किसी मैटर का, ठीक है। पुट द हेडिंग मास। तो मास है क्या, मास एक बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जो क्वांटिटी को यानी जो किसी मैटर में क्वांटिटी होती है उसको कंटेन करता है, ठीक है। तो मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी मास क्या है, किसी मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। मास क्वांटिटी कंटेन्ड इन अ बॉडी, ठीक है। तो बस सिंपल से इतना ही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है ना। और मास क्या करता है, इसकी इनर्शिया को मेजर करता है, ठीक है। इनर्शिया का मतलब उसकी स्टेबिलिटी को मेजर करता है, ठीक है। तो आगे एक और पॉइंट लिखना होगा, लिख देना मास इज अ मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो जाएगी कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो फर्स्ट लिख लेंगे बेटा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। यानी मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे ये है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक। तो इट कैन नेवर बी जीरो, नेवर, ऐसे लिखें, मास ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी जीरो। मास को कैसे मेजर करेंगे बेटा, एक फिजिक्स लैब में एक बैलेंस रखा हुआ है, तराजू से बोलते हैं, वो फिजिकल बैलेंस बोलते हैं। तो वही क्या है, इसका मेजरमेंट होता है बेटा, ठीक है ना। तो आगे लिख लेंगे, इट इज मेजर्ड बाय विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस, इट इज measured by physical balance, ठीक है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए ये सारी चीजें अबाउट मास है। और नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिए वेट। ये बेटा चेंज नहीं होती है प्लेस टू प्लेस, यहाँ भी जितना मास है उतना ही मास कहाँ रहेगा, मून पे रहेगा, ठीक है। कैन नॉट बी चेंज्ड। पुट द नेक्स्ट हेडिंग वेट। वेट क्या होता है, वेट होता है फोर्स जिससे कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, टुवर्ड्स द
अर्थ सेंटर कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। तो सिंपली इसको लिखेंगे द वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स, वेट ऑफ अ बॉडी विद विच, जिससे वो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द, it is attracted towards the center of earth, towards the center of earth। और इसको किससे डिनोट करते हैं, W से। वेट को हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, W से। जब तुम मास को किससे डिनोट करते थे, कैपिटल M से। तो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय W, ठीक है। तो यहां से W इज इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, और मास को हम m से लिखते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सेंटर से। अरे बेटा सिंपल सा स्प्रिंग बैलेंस आप लोग देखे होंगे, तो उसमें किसी ऑब्जेक्ट को हम जब होल्ड करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, नीचे की तरफ आता, तो ये तो फोर्स ही तो है। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज होगा, तो W इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है mg, ठीक है, नोट कर लीजिए। और फिर हम आगे पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेट। वेट क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स भाई सब देख लो। पहला तो ये तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी है, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड बेटा किसको हम मेजर करते हैं, किससे, स्प्रिंग बैलेंस से। किससे, स्प्रिंग बैलेंस से या वेगिंग मशीन से। तो ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस और वेगिंग मशीन। वेगिंग मशीन, ठीक है। अब बेटा सिंपल सी बात थर्ड कि वैल्यू ऑफ जी, ये चूंकि वेट किस पर डिपेंड कर रहा है, जी पर डिपेंड कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, चेंज होगा। तो इसकी वजह से वेट भी क्या होगा, हर जगह चेंज होगा। तो ऑब्वियसली तुम समझ सकते हो कि अगर हम एबव फ्रॉम द सरफेस जाएंगे तो वेट क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और एक टाइम ऐसे आएगा जब हम स्पेस में होंगे तो हमें अपना वेट खुद नहीं पता चलेगा, हम फ्लॉट करेंगे, ठीक है। तो सिंपली द weight of a body varies with place। क्यों चेंज होगा, as the value of g varies with place।
किस वजह से होगा? क्योंकि वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, चेंज होती है प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो वेट जो है वो क्या होता है, हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का वेट 0 भी हो सकता है, कहां पर होगा, स्पेस में होगा, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, तो हमने पहले ही बताया कि एक टाइप का फोर्स है, तो ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज व्हाट, न्यूटन। तो ये सारी चीजें थी जो हमने पढ़ी है, उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करना है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये आपका चैप्टर जो है फिनिश हुआ है, चैप्टर ने टॉपिक फिनिश हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमें पढ़ना है फ्लोटेशन, ठीक है, और उसमें हमको पढ़ना है आउट प्रेशर, डेंसिटी एंड अदर क्वांटिटीज के बारे में। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। तक के लिए थैंक यू।